दोस्तों स्वागत है आपका रेट्रो नोवेल कास्ट के तीसरे एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे किताब पे बात करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ काफी फेमस है बल्कि इस कहानी के कई अडेप्टेशंस और रेफरेंसेस पॉप कल्चर में आज तक हमें देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड की, जहां एक रेस्पेक्टेड लंदन लॉयर अपने पुराने दोस्त डॉक्टर जेकल के एक अजीब केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब डॉक्टर जेकल का किसी मिस्टर हाइड नामक बंदे से कुछ तो कनेक्शन है और ये जो मिस्टर हाइड है वो अजीब और वायलेंट टाइप का इंसान है। ये नोवेल 1886 में स्कॉटिश राइटर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी थी और आज के एपिसोड में हम नोवेल की कहानी को डिस्कस करते हुए ढेर सारी एडिशनल पॉइंट्स पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात कि मैं जिस भी किताब की कहानी आपको नोवेल कास्ट के दौरान सुनाता हूं उस किताब को मोस्टली खरीदने का लिंक आपको हमेशा प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल ही जाएगा। इनफैक्ट अभी सेल चल रही है तो बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं किताब, 100-200 रुपए में। तो आप चेक करो उन लिंक्स को और जो किताब पसंद आती है उसे खरीद लो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको नोवेल कास्ट एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत मिस्टर अटरसन से होती है, जो कि एक सोशली ऑकवर्ड लेकिन काइंड ऑफ लवेबल लॉयर हैं। वो अपने डिस्टेंट कजिन मिस्टर एनफील्ड के साथ हर संडे लंदन की स्ट्रीट्स पे वॉक करना एंजॉय करते हैं। मिस्टर एनफील्ड इस टाउन के काफी प्रचलित इंसान थे जो कि आसपास के सोशल सर्कल्स में काफी एक्टिव थे। तो एक ऐसे ही वॉक के दौरान उनकी नजर सोहो डिस्ट्रिक्ट की एक अंधेरी और टूटी फूटी बिल्डिंग पे पड़ती है, जिसके सेलर डोर को देखते ही एनफील्ड को एक अजीब इंसिडेंट याद आ जाता है जो कि उनके साथ सुबह बहुत जल्दी हुआ था। तो एक दिन सुबह लगभग 3 बजे घर लौटते वक्त एनफील्ड ने एक छोटे कद के बहुत ही ब्रूटल दिखने वाले आदमी को स्ट्रीट कॉर्नर पे एक छोटी लड़की से टकराते देखा। अब इस टक्कर से लड़की गिर गई और ये जो आदमी था वो बिल्कुल आराम से उस लड़की के शरीर पे पैर रखते हुए चलते हुए निकल गया। ये देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लड़की के लिए एक डॉक्टर को भी बुलाया गया और डॉक्टर से पता चलता है कि ठीक है, लड़की को ऐसी कुछ ज्यादा सीरियस चोट नहीं आई है, लेकिन उस आदमी का व्यवहार ठीक नहीं था और ऐसे में एनफील्ड ने उस आदमी को मजबूर किया कि वो इस इंसिडेंट के बदले लड़की के परिवार को पैसे दे। वो आदमी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और उस पॉइंट पे वो जो आदमी था ना, वो उसी दरवाजे से अंदर जाता है बिल्डिंग के अंदर, जिसे अभी फिलहाल अटरसन और एनफील्ड देख रहे थे। कुछ देर बाद वो आदमी बाहर आया और उसके पास एक चेक बुक था जो एक वेल नोन और रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन के नाम का था। अब ये अजीब सा आदमी किसी बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी का चेक बुक लेके क्यों आ रहा है? कहीं चेक नकली तो नहीं? इसी बात को चेक करने के लिए उसी सुबह बाद में एनफील्ड और लड़की के पिता बैंक गए और इन्होंने कंफर्म किया कि वो चेक तो असली थी। एनफील्ड ने अटरसन को बताया कि उसे शक है कि वो आदमी उस रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन को उसकी यूथ और कुछ पुराने कांडों की वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। जहां तक उस घर की बात है, वो एक अजीब और सस्पिशियस जगह थी। ऐसा लगता था कि वहां सिर्फ कभी कभी ही कोई रहता था। एनफील्ड ने अटरसन को बताया कि उस आदमी का नाम हाइड था। उसने हाइड की अपीयरेंस को बहुत ही डिस्प्लीजिंग और बिल्कुल ही डिटेस्टेबल होता है ना, मतलब एकदम अजीब सा दिखने वाला इंसान, वो वैसा कुछ बताया। अटरसन को एहसास हुआ कि वो उस जेंटलमैन को जानता था जिसके नाम का चेक हाइड लेकर आया था। अब दोनों को लगा कि वो दोनों काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और किसी की रेपुटेशन को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए दोनों ने कसम खाई कि वो अब से इस इंसिडेंट के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। एनीवेज, तो अटरसन घर लौटकर किसी डॉक्टर जेकल की एक विल देखने लगते हैं और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जेकल इनके क्लाइंट थे। उस विल में लिखा था कि अगर जेकल की मौत हो जाती है या फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनके दोस्त और बेनिफैक्टर एडवर्ड हाइड को मिल जाएगी। एक लॉयर होने के नाते अटरसन इस डॉक्यूमेंट को देखकर परेशान हो गए, खास करके तब जब वो हाइड के बारे में जान चुके थे। हाँ, वही अजीब सा आदमी जो कि बहुत गंदा बिहेव करता है। इनफैक्ट हाइड जो चेक बुक लाया था वो डॉक्टर जेकल का ही लाया था। ऐसे में अटरसन अपने और डॉक्टर जेकल के दोस्त डॉक्टर लैनियन से मिलने गए और डॉक्टर लैनियन ने बताया कि उनका जेकल से काफी टाइम पहले ही रिश्ता टूट गया था, क्योंकि जेकल की जो सोच थी ना वो गलत डायरेक्शन में चली गई थी और वो अनसाइंटिफिक बकवास चीजों में पड़ गए थे। डॉक्टर लैनियन ने यह भी कहा कि उन्होंने हाइड नाम के किसी आदमी के बारे में कभी नहीं सुना है। इस पूरे राज से परेशान होकर अटरसन ने हाइड को ढूंढने का फैसला किया। ऐसे में एक रात हाइड के घर के बाहर इंतजार करते वक्त अटरसन की मुलाकात हाइड से हुई जब वो घर वापस जा रहा था। दोनों के बीच कुछ छोटी और रूखी सी बातें होती हैं और उसके बाद हाइड अपने घर के अंदर चला गया। हाइड के चलने का तरीका और उनकी शक्ल देखकर अटरसन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मतलब ये इंसान तो लगता ही नहीं था, मतलब है तो इंसान ही लेकिन होता ना एकदम बॉर्डर लाइन मॉन्स्टर या किसी सेटन द्वारा मतलब उसको प्लेस किया गया हो वैसा कुछ।
लिटरली वो किसी तरह का सुपरनैचुरल या फिर किसी डीमन की तरह ही दिखता था, मतलब एकदम ऑन द एज ऑफ ह्यूमन। उसके बाद अटरसन डॉक्टर जेकल के घर गए, जो हाइड के घर के बिल्कुल पास और उससे जुड़ा हुआ था। वहां उनकी बात डॉक्टर जेकल के बटलर पूले से होती है और पूले ने बताया कि डॉक्टर जेकल घर पे नहीं है और हाइड के पास घर के अपने हिस्से की चाबी है। अब क्योंकि डॉक्टर जेकल और हाइड का घर काइंड ऑफ कनेक्टेड है, तो दोनों जब चाहे वो लैबोरेटरी के रास्ते घर के हिस्से में आ सकते हैं। खैर, तो इसके बाद अटरसन घर लौटने लगे और घर लौटते वक्त अटरसन को चिंता होने लगी कि हाइड शायद डॉक्टर जेकल को ब्लैकमेल कर रहा है और हो सकता है कि डॉक्टर जेकल की प्रॉपर्टी को जल्दी पाने के लिए ये हाइड कहीं उन्हें खत्म कर दे। ऐसे में अटरसन ने ठान लिया कि वो पूरी कोशिश करेंगे और डॉक्टर जेकल को इस खतरे से बचाएंगे। खैर, तो आगे कुछ दिन बाद डॉक्टर जेकल ने अपने 5 या 6 पुराने दोस्तों के लिए एक डिनर पार्टी रखी और इस पार्टी में अटरसन भी शामिल थे। पार्टी के दौरान अटरसन ने डॉक्टर जेकल से उनकी विल के बारे में बात की और उनसे कहा कि वो इस विल के पीछे की असली बात सच सच बता दे, मतलब क्या उनको ब्लैकमेल करके ये विल लिखवाया गया है। लेकिन जेकल ने इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सिचुएशन बहुत अजीब है और अटरसन से जोर देकर कहा कि अगर मैं खत्म भी हो जाऊं ना, तो तुम हाइड के साथ अच्छा बर्ताव करना। अब यहाँ से कहानी में एक टाइम स्किप आता है, यानी कि कहानी लगभग 1 साल आगे बढ़ चुकी है और अब अक्टूबर का महीना है, जहां एक मेड ने अपने बेडरूम की खिड़की से एक डरा देने वाली कत्ल होने की घटना देखी। एक एलिगेंट और बुजुर्ग आदमी ने स्ट्रीट पर एक छोटे कद के जवान आदमी से बात करनी शुरू की और ये जो छोटे कद वाला आदमी है, ऑफ कोर्स उसको मेड पहचान गई, ये हाइड ही था। कुछ बातें होने के बाद हाइड अचानक गुस्से में आ गया और अपनी केन से उस बुजुर्ग आदमी को पीट पीट कर ही खत्म कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें गटर में हाइड की केन का एक टुकड़ा मिला और खत्म हुए आदमी के पास एक एनवेलप मिला जो अटरसन के नाम पे था। अगली सुबह पुलिस वो एनवेलप लेकर अटरसन के पास पहुंचती और पुलिस स्टेशन में अटरसन ने बॉडी की पहचान सर डैनवर्स कैरो के रूप में की। डैनवर्स कैरो एक्चुअली में पार्लियामेंट के मेंबर थे और कहीं ना कहीं अटरसन के क्लाइंट भी थे। अटरसन ने केन को भी पहचान लिया और बताया कि ये वही केन थी जो उन्होंने कई साल पहले डॉक्टर जेकल को गिफ्ट की थी। इसके बाद अटरसन पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हाइड के घर गए, लेकिन हाइड वहां नहीं था। घर के रूम्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जल्दी जल्दी में उलट पुलट किया गया हो। फायरप्लेस की राख में इंस्पेक्टर को एक जले हुए चेकबुक के कुछ बचे हुए हिस्से मिलते हैं। खैर, तो ये सीन यहीं पे खत्म होती है और कुछ दिन बाद एक दोपहर अटरसन डॉक्टर जेकल के घर गए और उन्हें लैबोरेटरी में ले जाया गया। वहां उन्होंने डॉक्टर को देखा जो बहुत ही बीमार और मौत के करीब लग रहे थे। जेकल ने कसम खाकर कहा कि अब उनका हाइड से कोई लेना देना नहीं रहेगा और हाइड के बारे में दोबारा कभी कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। जेकल ने अटरसन को हाइड की लिखी हुई एक चिट्ठी दिखाई जिसमें हाइड ने लिखा था कि वो सुरक्षित जगह पर भाग निकलने में कामयाब हो जाएंगे। जेकल ने वो चिट्ठी अटरसन को दे दी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस क्राइम की वजह से उनका नाम ना जुड़ जाए और उनकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। हाँ, घर से निकलते वक्त अटरसन ने बटलर पूल से पूछा कि क्या उसने किसी को चिट्ठी लाते हुए देखा था। पूल ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ऐसे में अटरसन ने उस चिट्ठी के बारे में अपने हेड क्लर्क मिस्टर गेस्ट से बात की। मिस्टर गेस्ट हैंडराइटिंग के एक्सपर्ट थे। उन्होंने चिट्ठी देखकर कहा कि ये जो हैंडराइटिंग है वो काफी अजीब सी है। उसी वक्त एक सर्वेंट जेकल की तरफ से एक नोट लेकर आता है और मिस्टर गेस्ट यहाँ दोनों लिखावटों की तुलना करते हैं और दोस्तों ये दोनों जो हैंडराइटिंग थी वो बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, बस उनका झुकाव जो था, मतलब किस डायरेक्शन में स्लैंट किया गया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ये देखकर अटरसन हैरान रह गए कि कहीं जेकल ने एक हाइड जैसे कातिल को बचाने के लिए ये लेटर खुद ही तो नहीं लिखी। इस सोच से परेशान होकर उन्होंने हाइड की चिट्ठी अपनी सेफ में रख दी। खैर, तो अब समय बीतता गया और हाइड के बारे में दोबारा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन उनके वायलेंट और बदनाम पास्ट की कई बातें सामने आने लगी। हाइड से रिश्ता खत्म होने के बाद डॉक्टर जेकल फिर से पार्टीज देने लगे और चैरिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगे थे। वो अब हंस खेल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर से जो ब्लैकमेल का साया था वो हट गया है एंड पहले वाली जो उनकी एक रेस्पेक्टेबल इमेज थी ना, वो कहीं ना कहीं वापस आ गई थी। इनफैक्ट वो देखने में भी काफी अब शांत लगते थे। अब अटरसन भी जेकल की एक पार्टी में जाते हैं जहां डॉक्टर लैनियन भी मौजूद थे, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद जेकल ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया और किसी से भी मिलना बंद कर दिया। जब अटरसन डॉक्टर लैनियन से इस बारे में बात करने के लिए मिलने जाते हैं तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर लैनियन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो जल्द ही समाप्त होने वाले हों। लैनियन ने बताया कि जेकल से हुई एक मुलाकात ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है और अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अटरसन ने जेकल को एक चिट्ठी लिखकर इस सब की वजह पूछी। जेकल ने जवाब दिया कि उन्होंने लैनियन से अपनी दोस्ती खत्म कर दी है और अब उन्हें अपने पापों की सजा के रूप में सबसे अलग होकर ही जीना होगा। अब जेकल में आए इस अचानक बदलाव को देखकर अटरसन बहुत हैरान हो गए और दोस्तों इस सब इंसिडेंट्स के ठीक 3 हफ्तों बाद डॉक्टर लैनियन समाप्त हो गए।
लेकिन खत्म होने से पहले डॉक्टर लैनियन ने एक खत अटरसन को भेजा था। घर लौटकर अटरसन ने वो एनवेलप निकाला जो डॉक्टर लैनियन द्वारा भेजा गया था। उसके अंदर एक और एनवेलप था जिस पर लिखा था कि इसे डॉक्टर हेनरी जेकल की मौत या उनके गायब हो जाने से पहले न खोला जाए। अटरसन ने अपने अच्छे दोस्त की आखिरी इच्छा का सम्मान किया और उस पैकेट को अपनी सेफ में रख दिया, मतलब उसे फिलहाल तो नहीं पढ़ा। उस दिन के बाद से अटरसन ने धीरे धीरे जेकल से मिलने की कोशिश करने भी छोड़ दी, क्योंकि उनके बारे में सोचकर कहीं ना कहीं अटरसन के मन में बेचैनी और डर पैदा होने लगा था। अब अपनी एक संडे वॉक के दौरान अटरसन और एनफील्ड एक बार फिर हाइड के पुराने घर के दरवाजे के पास से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि डॉक्टर जेकल ऊपर वाली मंजिल की खुली खिड़की के पास बैठे थे और उनके चेहरे पर बहुत गहरी उदासी थी। अटरसन ने ऊपर देखकर जेकल को आवाज लगाई। जेकल ने भी जवाब दिया और वो कहने लगे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नीचे नहीं आ सकता। कुछ देर तक यहाँ इनके बीच बातचीत होती है, लेकिन अचानक जेकल के चेहरे पे बहुत ज्यादा डर दिखने लगता है और वो तुरंत घर के अंदर चले गए। ये देखकर अटरसन और एनफील्ड बहुत ज्यादा हिल गए, ऑल्दो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, रादर चुपचाप अपनी वॉक जारी रखी और यहाँ से निकल गए। खैर, तो आगे एक शाम पूले बहुत घबराए हुए अटरसन के घर पहुंचता है। उसने कहा कि डॉक्टर जेकल के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है और उन्हें शक है कि कोई बुरी घटना हुई है। दोनों तुरंत जेकल के घर गए और वहां उन्होंने देखा कि सारे सर्वेंट्स फायर प्लेस के पास एकदम झुंड बना के डरे हुए सिमटे खड़े थे। अटरसन ने जेकल के कमरे के अंदर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से जो आवाज आई वो जेकल की नहीं लग रही थी। पूले का मानना था कि जेकल को खत्म कर दिया गया है और अब उनके कमरे में कोई दूसरा आदमी रह रहा है। पूले बताया कि पिछले 8 दिन से किसी सर्वेंट ने अपने मास्टर को देखा ही नहीं है, बस दरवाजा के बाहर छोड़ी हुई चिट्ठियां मिलती थी जिनमें अलग अलग मेडिसिन खरीद कर लाने का ऑर्डर दिया होता था। एक बार पूले ने अपने मास्टर की एक झलक देखी। उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनका कद बहुत छोटा लग रहा था और पूले को देखते ही वो चूहे की तरह चीखते हुए भाग गए। पूले को पूरा यकीन था कि कमरे के अंदर मास्टर नहीं बल्कि हाइड था। जी हाँ, शायद हाइड जेकल को खत्म कर दिया होगा। अब ये सुनते ही अटरसन घबरा गए और वो पूले के साथ मिलकर जेकल की स्टडी का दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर उन्हें वाकई हाइड मिलता है जो जेकल के कपड़े पहने हुए जमीन पे पड़ा हुआ था और उसका शरीर अभी भी फड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत कदम उठाया है। अब घर के सेलर में अटरसन और पूले को घर की जंग लगी और टूटी हुई चाबी मिलती है। स्टडी में उन्हें जेकल की केमिकल सॉल्यूशंस और एक नई विल भी मिलती है। इस बार हाइड की जगह अटरसन को वारिस बनाया गया था। वहां जेकल की तरफ से अटरसन के नाम एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि वो डॉक्टर लैनियन के दिए हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ ले। ये सब देखने के बाद अटरसन फौरन यहाँ से निकलते हैं ताकि वो डॉक्टर लैनियन द्वारा वो छोड़ा गया डॉक्यूमेंट या फिर जो लेटर नोट जो भी था उसे तुरंत पढ़ सके। सो यस, इस पॉइंट पे कहानी पास्ट में जाती है जहां डॉक्टर लैनियन ने इसी लेटर के थ्रू अपनी कहानी बताई थी। वो लिखते हैं कि अटरसन और बाकी दोस्तों के साथ डिनर करने के अगले ही दिन उन्हें डॉक्टर जेकल की एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में जेकल ने उनसे कहा था कि वो उनके घर जाकर लैबोरेटरी का दरवाजा खोलकर अंदर जाएं और कैबिनेट से एक ड्रॉर निकाले। उस ड्रॉर में कुछ केमिकल पाउडर्स और छोटी सी बॉटल रखी हुई थी। जेकल ने कहा था कि वो उस ड्रॉर को अपने घर ले जाए और फिर उनके एक मैसेंजर से मिलकर उसे उसके हवाले कर दे। डॉक्टर लैनियन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। अब रात को 12 बजे उनकी मुलाकात अपने घर पर एक अजनबी से होती है जो असल में हाइड था। हाइड ने केमिकल्स को मिलाकर एक पोशन तैयार किया और लैनियन से कहा कि अब वो ऐसा चमत्कार देखने वाले हैं जो सेटन के अविश्वास को भी हिला देगा। इतना कहकर हाइड ने वो पोशन पी लिया। तेज और दर्दनाक झटकों के साथ उनका शरीर बदलने लगा और कुछ ही देर में वो डॉक्टर जेकल बन गए। जी हाँ दोस्तों, अगले 1 घंटे तक जेकल ने लैनियन को अपनी दोहरी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाई। एंड दिस मेक्स इट क्लियर कि डॉक्टर जेकल और मिस्टर हाइड एक ही इंसान हैं। ये सब सुनकर लैनियन अंदर तक हिल गए थे और उनकी हालत खराब हो गई। डॉक्टर जेकल ने बताया कि शुरुआत में वो एक ईमानदार, अच्छे कैरेक्टर वाले और मेहनती इंसान थे, लेकिन उनके अंदर इस अच्छाई के साथ साथ एक बेचैनी और मस्त मिजाज होता है ना इंसान का, यानी थोड़ी इधर उधर करने वाली एक टेम्परामेंट, वो वाली फितरत भी उनके अंदर थी। इनफैक्ट उनका कुछ गलत आदतों की तरफ झुकाव भी था। इसी वजह से उनकी जिंदगी 2 अलग अलग पहलुओं में बट गई थी। ऐसे में जेकल सोचने लगे कि क्या इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई को अलग किया जा सकता है क्या, ताकि एक इंसान के रूह में जो एक मोरालिटी की लड़ाई चलती है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। केमिस्ट्री पर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उन्होंने पता लगाया कि कुछ खास केमिकल्स इंसान की शक्ल और उसकी फितरत दोनों बदल सकते हैं, यानी उसकी असली पहचान तक को हिला सकते हैं। डॉक्टर जेकल ने ऐसा ही एक फॉर्मूला तैयार किया और अपने डर और हिचकिचाहट पर काबू पाकर उसे पी लिया। तेज दर्द और कई झटकों के बाद उनकी शक्ल बदल गई और वो एडवर्ड हाइड बन गए। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि वो पहले से कई गुना ज्यादा बुरे बन चुके हैं और उनका कद भी छोटा हो गया है। जेकल को लगा कि वो एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां से उनकी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल सकता है। उन्होंने हाइड बनते रहने का फैसला किया ताकि जेकल के रूप में जो अंदर की लड़ाई वो झेल रहे थे ना,
उससे उन्हें छुटकारा मिल सके। धीरे धीरे हाइड के रूप में वो क्राइम करते गए और हाइड की पर्सनालिटी और भी ज्यादा मजबूत होती गई। आखिर में हाइड ने जेकल की पर्सनालिटी पे हावी होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जेकल के लिए वापस अपने असली रूप में आना मुश्किल होने लगा और कई बार वो अपनी मर्जी के खिलाफ भी हाइड बन जाते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद पर काबू पाया और 2 महीने तक सिर्फ जेकल बनकर ही रहे, लेकिन हाइड वाली जिंदगी की तेज ख्वाहिश उन्हें अंदर ही अंदर सताती रही और आखिरकार उन्होंने दोबारा वो पोशन पी ही लिया। सर डैनवर्स कैरो के कत्ल के बाद जेकल को लगा कि अब वो कभी हाइड नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि हाइड बनने का मतलब था पकड़े जाना और फिर सजाए मौत मिल सकती है। लेकिन कुछ समय बाद जेकल के रूप में ही उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे और बिना पोशन पिए ही वो फिर से हाइड में बदल गए। उस पल के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में वो केमिकल पाउडर्स भी खत्म हो गए जो उनकी पर्सनालिटी बदलने के लिए जरूरी थे और ऐसे में अंततः डॉक्टर जेकल बैठकर अपना कन्फेशन लिखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि अगर वो हाइड के रूप में आएंगे तो हाँ, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा तो दी ही जाएगी या फिर आखिरी पल में वो खुद को बचा पाएंगे। बस इतना वो जरूर जानते थे कि उनकी जिंदगी का असली आखिरी वक्त आ चुका था। और दोस्तों इसी पॉइंट पे ये छोटी सी नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड किताब की कहानी। और देखा जाए तो कहानी काफी सिंपल सी है, लेकिन अब हम इससे जुड़ी कुछ एडिशनल डिटेल्स पे बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नोवेल का असली मीनिंग क्या है। बहुत से रीडर्स और क्रिटिक्स इस नोवेल को सिर्फ एक हॉरर स्टोरी की तरह नहीं बल्कि विक्टोरियन सोसाइटी पे एक तंज की तरह देखते हैं। उस जमाने में लंदन के अपर क्लास जेंटलमैन को बहुत ही रेस्पेक्टेबल और होता है ना मर्यादा वाली एक जिंदगी उस तरह से उनको जीनी पड़ती थी, चाहे उनके अंदर कितनी भी गलत ख्वाहिशें क्यों ना हो। तो बहुत लोग मानते हैं कि हाइड असल में जेकल की वही दबी हुई छुपी हुई डार्क साइड है जिसे वो समाज के डर से कभी खुल के जीने नहीं दे पाते थे। यानी ये नोवेल 2 अलग लोगों की कहानी नहीं बल्कि एक ही इंसान के अंदर चल रही डबल लाइफ की कहानी है। इसके अलावा एक एडिक्शन वाली थियरी भी काफी पॉपुलर है। कई लोग इस पोशन को ड्रग्स या अल्कोहल एडिक्शन का मेटाफर मानते हैं, जहां इंसान शुरू में कंट्रोल में होता है, मजा भी आता है, फिर धीरे धीरे उस चीज का गुलाम बन जाता है और आखिर में उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। वैसे ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पता चलता है कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने इस नोवेल का पहला ड्राफ्ट सिर्फ 3 दिनों में लिखा था, वो भी एक बहुत ही फीवरिश और बीमार हालत में। और इसलिए कई लोग मानते हैं कि उस वक्त वो कोकेन जैसे स्टिमुलेंट्स का यूज कर रहे थे अपनी राइटिंग के लिए। बाद में उनकी वाइफ ने ड्राफ्ट को पढ़कर कहा कि ये सिर्फ एक थ्रिलर लग रहा है, इसमें कोई डीपर मीनिंग तो है ही नहीं। इससे स्टीवेंसन इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पूरा मैन्युस्क्रिप्ट ही जला दिया था और फिर से नए सिरे से इसे लिखा। एक और चीज जो काफी लोग डिस्कस करते हैं वो है स्टोरी की रियल लाइफ इंस्पिरेशन। एडिनबर्ग में डीकन ब्रॉडी नाम का एक शख्स था जो दिन में एक रेस्पेक्टेबल काउंसलर और कैबिनेट मेकर होता था, लेकिन रात को चोर बनकर लोगों के घर चोरी करता था। आखिर में उसे पकड़ा गया और सबसे कड़ी सजा दी गई। सबसे कड़ी सजा क्या होती है आप समझते हो? और हाँ, उस टाइम चोरी पे भी ऐसी सजा दी जाती थी। स्टीवेंसन खुद एडिनबर्ग से थे और उन्होंने इस कहानी पे पहले एक प्ले भी लिखा था। इसलिए माना जाता है कि ब्रोडी की डबल लाइफ ही जेकल और हाइड के कॉन्सेप्ट की असली नींव बनी। एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब 1888 में लंदन में जैक द रिपर के कत्ल हो रहे थे तो उस वक्त जेकल एंड हाइड का एक स्टेज एडेप्टेशन वेस्ट एंड में चल रहा था। पब्लिक इतनी डरी हुई थी कि कई लोगों ने ये तक सोचना शुरू कर दिया कि कहीं एक्टर खुद ही तो रिपर नहीं, क्योंकि वो स्टेज पे इतनी कन्विंसिंग तरीके से एक वायलेंट डबल लाइफ जीने वाले कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। इसी वजह से उस शो को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ गया था। अब बात करते हैं अडैप्टेशंस और पॉप कल्चर रेफरेंसेस की, क्योंकि इस नोवेल का इन्फ्लुएंस आज तक दिखाई देता है। 1931 में आई फ्रेडरिक मार्च वाली फिल्म को तो ऑस्कर भी मिला था। इसके अलावा बीबीसी ने 2007 में जेकल नाम से एक मॉडर्न सीरीज भी बनाई थी। कई लोग तो मानते हैं कि मार्वल का हल्क कैरेक्टर भी इसी नोवेल से सीधा इंस्पायर्ड लगता है, जहां ब्रूस बैनर एक शांत साइंटिस्ट है जो गुस्से में आकर एक वायलेंट अनकंट्रोलेबल क्रीचर में बदल जाता है। यहाँ तक कि बैटमैन का विलन टू फेस भी इसी डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और तो और आज भी हम किसी इंसान को जेकल एंड हाइड जैसा बोलते हैं ना, तो मतलब यही होता है कि वो इंसान 2 बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज दिखाता है। वेडनेसडे सीरीज के अंदर भी हम हाइड को देख पाए थे, हालांकि उसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डिफरेंट था, बट निकलता सब कुछ इधर से ही है। आखिर में एक थ्योरी जो इंटरनेट पे काफी डिस्कस होती है वो ये है कि शायद जेकल उतना इनोसेंट नहीं था जितना वो अपनी कन्फेशन लेटर में खुद को दिखाता है। कई रीडर्स का मानना है कि जेकल ने शुरू से ही जानबूझकर हाइड बनना चूज किया क्योंकि उसे अंदर ही अंदर अपनी बुराई को एंजॉय करना था, और पोशन तो सिर्फ एक एक्सक्यूज था अपनी गलतियों की जिम्मेदारी से बचने का। यानी पूरी कहानी एक अनरिलायबल नैरेटर की कन्फेशन हो सकती है जिसमें जेकल खुद को विक्टिम दिखाता है, जबकि असल में वही सबसे ज्यादा गिल्टी था। तो यस, यही थी पूरी नोवेल की कहानी एंड इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं अगर आपको रेट्रो नोवेल कास्ट सीरीज पसंद आ रही है या फिर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।